नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। 30 लाख करोड़ का घाटा हुआ था एग्जिट पोल के जस्ट एक दिन बाद, यानी 4 जून को, जिस दिन रिजल्ट आया था मार्केट के अंदर। आज फाइनली इस पर राहुल गांधी ने अपने सारे के सारे सवाल पूछ डाले हैं और साथ ही साथ में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। उन मुख्य सवालों में से 3 सवाल को हाईलाइट करता हूं मैं। और मेरा भी ये मानना है कि एक इन्वेस्टिगेशन तो जरूर होना चाहिए उन सभी एजेंसीज के ऊपर जो एजेंसीज ने इस तरीके के बेबुनियाद एग्जिट पोल हमारे सामने रखे थे। इससे हुआ क्या, मेरा भी उस दिन लॉस हुआ था, मैक्सिमम पीपल का लॉस हुआ था, क्योंकि हम आंकड़ों पर काम करते हैं। आप देखिए, एक्सिस माई इंडिया हुआ या बहुत सारे ऐसे चाणक्य हुए, इस तरीके के जो एजेंसीज हैं, जब वो एग्जिट पोल अपने बताते हैं तो हम उसी पर्टिकुलर एग्जिट पोल को देखकर काम करते हैं। इसमें हम लोग की भी गलती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एजेंसी ने कुछ बता दिया तो हमें ट्रेड करना चाहिए, बट ओवरऑल एक मोमेंटम उस तरीके से बना रहता है। तो सवाल क्या है? पहला सवाल, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता को बाजार में निवेश करने की सलाह क्यों दी? दूसरा, प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने दोनों इंटरव्यू अडानी के उन चैनल्स को दिए जिनके ऊपर सेबी की जांच जारी है, यानी एनडीटीवी प्रॉफिट के बारे में बात यहां पर की जा रही है। तीसरा, बीजेपी फेक एग्जिट पोल वालों और विदेशी निवेशकों के बीच में क्या रिश्ता है, इसलिए हम इस घोटाले के खिलाफ जेपीसी जांच की मांग करते हैं। जेपीसी जांच मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच करेगी, जो एविडेंस जुटाएगी कि आखिर 30 लाख करोड़ जो डूबा वो क्या इसी कारणवश डूबा या कुछ और रीजन है। अब देखो, मेरा क्या मानना है, अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझोगे तो कुछ खास इसमें निकलकर बाहर सामने नहीं आएगा, क्योंकि लोग अपनी अटकलें लगा कर रखते हैं। पिछले कुछ दिन पहले अगर आपने देखा होगा, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक पीएसयू बैंक के ऊपर भाषण दिया था, फिर एलआईसीज के ऊपर कुछ उन्होंने बात विवाद की थी। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें परमानेंटली बैन होनी चाहिए मार्केट के अंदर, बट ठीक है, जैसा होगा देखा जाएगा। दूसरी खबर दोस्तों और तगड़ी है। दूसरी खबर यह है कि आज के दिन जो ईसीबी है उन्होंने अपना रेट कट शुरू कर दिया, यानी 2019 के बाद पहला रेट कट है। ईसीबी स्लैशेस रेट कट बट से इट विल नॉट प्री कमिट टू द फ्यूचर पॉलिसी पाथ, यानी रेट कट तो कर दिया है बट आगे क्या होगा उसके बारे में इनको नहीं पता है। अगर आपको न्यूज पढ़नी होगी तो आप पढ़ लेना। यूरोपियन सेंट्रल बैंक स्लैट इंटरेस्ट रेट डाउन फ्रॉम द रिकॉर्ड लेवल्स एट इट्स मीटिंग ऑन थर्सडे following through a move that it was but promised by policymakers, although the outlook for borrowing cost over the rest of the year remained murky। यानी कि हम अभी भी रिटेन कर रहे हैं कि अगर कभी भी कुछ होता है तो हम रेट को वापस उस लेवल पर या रेट को हम बढ़ा भी सकते हैं, और सब कुछ सही रहा तो हम कट करेंगे। तो 0.25 बीपीएस से या 25 बीपीएस बेसिस पॉइंट से इनका रेट कट हुआ है। रेट कट एक बहुत ही अच्छा संदर्भ माना जाएगा स्टॉक मार्केट के लिए, बिकॉज इसका इंपैक्ट इस तरीके से पड़ता है कि लोगों के पास जो लोन लेने की ताकत होती है और उस पर लगने वाला जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है, तो लोग लोन को ज्यादा ऑप्ट करते हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाने के लिए क्षमता बढ़ती है। तीसरी न्यूज है, कंगना रनौत जी को एक आग थप्पड़ पड़ गया है। सीआईएसएफ का कोई तो एक आग थप्पड़ खींच के मारा है, वो मैं इसलिए बता दिया कि थोड़ा इंटरटेनमेंट भी आपका यहां पर होना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात क्या है कि कल आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन है। अब आप ये पूछोगे ये क्या नया आ गया, तो भैया मीटिंग चल रही थी, कल 7 तारीख है, कल 10:30 बजे, मैं यहां पर इकोनॉमिक कैलेंडर में आपको दिखा देता हूं, कल 10:30 बजे कल का टुमारो इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा कि क्या आरबीआई कल अपना रेट को होल्ड करना चाह रही है या रेट कट करेगी। मुझे जो लगता है कि कल आरबीआई थोड़ा रेट कट को अवॉइड करेगी, क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी नहीं बनी है, दूसरा बजट वगैरह भी आने वाला है। यहां पर एक सबसे बड़ा कैच यह है कि आरबीआई अभी जल्दीबाजी नहीं करेगा रेट को कट करने में, तो पॉज ही रहने वाला है। फोरकास्ट 6.5% का है, जो अभी चल रहा है वही रहने वाला है। अब देखते हैं कल जैसा होता है। तो कल बहुत बड़े बड़े इवेंट है मार्केट के अंदर, तो इसलिए कल भी आपको थोड़े मार्केट के अंदर मोमेंटम दिखेंगे। और से कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो उस पर भी हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे। कल लास्ट डे भी है इस हफ्ते का, तो उतार चढ़ाव मार्केट के अंदर आपको दिखेगा कि भाई कोई बुक कर रहा है, कोई नई पोजीशन बना रहा है। आज भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अपना जो मार्केट है उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेशन जो किया था, मैं आपको दिखा देता हूं।
यहां पर अगर आप देखेंगे तो आज भी हम लोगों ने काफी अच्छा किया था और आज तो मैंने 92,000 के माइनस में क्लोज किया। 3 लाख के प्रॉफिट को 92,000 रुपए में काटा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट एनालिसिस एकदम परफेक्ट गई है। इस वाले डीप में शायद मुझे निकलना पड़ गया था, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया और मैं उसके बाद ट्रेड करता नहीं हूं। 1-2 ट्रेड कर लिया, ज्यादा ट्रेड करके पैसा गंवाना नहीं है। तो थोड़ा बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग निफ्टी के एनालिसिस पर भी आ जाएंगे। तो देखो बैंक निफ्टी क्या है, एक बहुत ही अच्छे जोन पर आके रुका हुआ है और ऊपर से मार्केट में अभी भी रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट की प्लानिंग हम लोग करना भी चाहते हैं तो हमें अनटिल एंड अनलेस 49,185 यहां पर ब्रीच होते हुए नीचे की साइड में नहीं दिखता है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि यहां पर शॉर्ट का हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर शॉर्ट का प्लान करना भी है तो 49,185 के नीचे में प्लान करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप यहां पर गौर करोगे तो एक इंपॉर्टेंट जोन पर मार्केट है जहां से बार बार मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो अगर कल इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एक लॉन्ग साइड में हमें पोटेंशियल मूव मुझे लगता है कि 260-270 पॉइंट का मिल जाएगा अगर मार्केट 49,390 के ऊपर यहां पर निकलता है। तो निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी भी आज उसी तरीके से काम किया, हालांकि निफ्टी थोड़ा ज्यादा आज ऊपर नीचे किया, बिकॉज आपने देखा होगा कि आज निफ्टी के अंदर एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के साथ साथ इसने काफी ऐसा काम किया कि जिसको आप बोल सकते हो निफ्टी अप गया नीचे आया, अप गया नीचे आया। तो साइडवेज एक्सपायरी अगर हम लोग बोले तो भी हमारा काम हो जाएगा। साइडवेज में थोड़े मोमेंटम ज्यादा थे, यानी ऑप्शन बायर भी पैसा यहां पर बना सकता था, बट ठीक है, इट्स ओके। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये रेजिस्टेंस लेवल अभी भी इंटैक्ट है। अगर हम लोग देखें तो छोटा सा रेजिस्टेंस यहां पर मार्केट और बना के जा चुका है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा कंसिडर कर लेते हैं। और ये बार बार सेम बैंक निफ्टी की तरह है, लेकिन इसमें रूम थोड़ा कम है, यानी 22,877 के ऊपर हमें यहां पर एक पोटेंशियल लॉन्ग साइड का टारगेट मिल सकता है विद द टारगेट ऑफ एटलीस्ट 70 to 80 पॉइंट। एटलीस्ट ये टारगेट हमें मार्केट के अंदर मिल सकता है, मोर देन दैट भी मिल सकता है, बट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम मुझे लगता है कि 22,870 के ऊपर हमें नजर बना के रखनी चाहिए। अगर मैं शॉर्ट की प्लानिंग करता हूं तो देखो, शॉर्ट की प्लानिंग तो एटलीस्ट निफ्टी के अंदर एक बार आज भी ब्रेकडाउन हुआ था, ये वाला, ये फेक ब्रेकडाउन दिखा के मार्केट ऊपर भाग गया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, अगर कोई अच्छा पैटर्न बनता है तो वहां पर निफ्टी का एनालिसिस कर देंगे और सेम इसी तरीके से आपका सेंसेक्स भी भागेगा। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है तो उसका भी थोड़ा इन्फ्लुएंस आपको देखने को मार्केट के अंदर मिल सकता है, तो उसका भी थोड़ा सा एक बार ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों देखिए, आप लोगों को पता है कि 11 तारीख को हम लोग गिववे का रिजल्ट निकाल रहे हैं। गिववे क्या है भाई, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमारा हुआ है, तो उसके लिए हम सारे लोग जो हमारे साथ एक्टिव ट्रेडर हैं उनके लिए हम अलग अलग तमाम तरीके के लैपटॉप है, मोबाइल है, इस तरीके के गिववे पार्टिसिपेशन के लिए निकाल रहे हैं। तो अगर आप अभी भी अपॉर्चुनिटी मिस किए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल का और धन का लिंक मिल जाएगा। किसी एक में अकाउंट ओपन करके एक्टिव एफएनओ ट्रेड करके हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, सो दैट आपको उस पार्टिसिपेशन में, गिव अवे पार्टिसिपेशन में आपको एड ऑन कर ली जाए। दोनों के दोनों लिंक नीचे अवेलेबल हैं। अब आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। मुद्दा क्या है कि भाई निफ्टी के अंदर क्या डिस्कस करने हैं कि अगर मान लो कल के दिन मैं ये एक सेफ साइड प्ले करने के लिए मैं मान लेता हूं, मान लो निफ्टी 22,770 के नीचे जाते हुए दिखता है, 22,770 के नीचे हुए जाते हुए दिखता है, तो मुझे लगता है कि यहां पर हमें एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर लेना चाहिए 22,770 से 22,680 के लिए। यदि मार्केट ऊपर निकल जाता है 870 के ऊपर तो 100-150 पॉइंट का मोमेंटम और यहां पर मार्केट को मिल सकता है। तो जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, मार्केट थोड़ा धीरे धीरे काम करेगा, थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे नीचे आएगा। कुछ कमेंट्स हैं जिनको मैं सोच रहा था आज बता दूं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे आज कई सारे सवाल पूछे थे, तो मैं उनको एक एक करके बारी बारी जवाब दे देता हूं। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने पूछा था, उसी का जवाब मैं यहां पर देता हूं। कभी कभार मैं आपके कमेंट सेक्शन के सवालों का जवाब भी ले लेता हूं और सीखे धीरे धीरे मैं बता देता हूं। भैया क्या करें, विपुल देव पूछ रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टिंग करें या ट्रेडिंग करें। देखो विपुल भाई, ये बिल्कुल अलग सवाल है। मतलब मैं मानता हूं कि जैसे मैं इन्वेस्टिंग भी करता हूं, स्विंग भी करता हूं, बीटीएसटी भी करता हूं, ऑप्शन बाइंग भी करता हूं, तो जैसा माहौल उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। वैसे भी अगर आपको ट्रेडिंग में सफलतापूर्वक काम करना है तो 40% का कैपेक्स आपका ट्रेडिंग में होना चाहिए और 60% का जो कैपेक्स है आपका वो या तो इन्वेस्टिंग में होना चाहिए, या तो स्विंग ट्रेडिंग में होना चाहिए, या सेफ एसेट में, गोल्ड में हो गया, या क्रिप्टो के अंदर आपने डाल दिया है, ऐसी जगह पर पैसा रहना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप लोग जब भी रहो, जब भी आप लोग कुछ भी सोचो इस तरीके के, तो एक जरूर एक काम किया करो अपनी लाइफ में कि ट्रेडिंग को
पहला प्राथमिकता मत बनाओ, ट्रेडिंग को सेकेंडरी बनाओ, पहला प्राथमिकता स्विंग को, इन्वेस्टिंग को बनाओ, उसके बाद ट्रेडिंग में कूदो। 40% से ज्यादा जो कैपिटल आप एलोकेट करना चाह रहे हैं उससे 40% से ज्यादा आप पैसा मत रखो ट्रेडिंग में, बाकी 60% इन्वेस्टिंग करो, स्विंग करो। बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग का कमेंट देखूंगा, कुछ सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। बाय बाय, जय श्री राम।